अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एलएलबी पार्ट थर्ड का नेक्स्ट पेपर लीगल ड्राफ्टिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के हवाले से है, जिसमें 80 मार्क्स का पेपर लीगल ड्राफ्टिंग में से आएगा और 20 मार्क्स का पेपर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में से आएगा। 80 मार्क्स का जो पेपर है वो लीगल ड्राफ्टिंग का है और कन्वेंसिंग और प्लेडिंग के हवाले से कि दावाजात कैसे लिखी जाती हैं और दरख्वास्तें वगैरह कैसे लिखी जाती हैं, इकरारनामा का तरीक़ाकार क्या है, पार्टनरशिप डीड कैसे तैयार होता है और ये सारी चीज़ें। जो डीड राइटिंग है वो पोर्शन इतना मुश्किल नहीं है जितना दावा लिखने का है, यानी प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट का पोर्शन है। उसको अगर आप एक फार्मूले के तहत देखेंगे, यकीनन आपने पढ़ा होगा सर के पास, उसके ऊपर कबाका का फार्मूला लगाएंगे, कहा कि अलवाया, बिनाए दावा, इख्तियार समात, कोर्ट फीस और इस्तदा। ये 5 फ़िक्रे और पहला फ़िक्रा फैक्ट्स के हवाले से, नाम, वल्दियत, मकाम, वो जो भी है। इसी तरह जब इंग्लिश में लिखने बैठेंगे इन्हीं लफ्ज़ों को तब्दील कर देंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। यकीनन आप इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे, अगर नहीं की तो एक दफ़ा अपने हाथ से ज़रूर निकाल लें, इसे लिख लें एक दफ़ा। इसी तरह दूसरा पोर्शन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के हवाले से है, ये भी ज़रा टेक्निकल पोर्शन है। 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, एक करना होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करना इतना इजी नहीं होता। मैं कोशिश करता हूँ इसको आपके लिए आसान करके आपको पढ़ा देता हूँ। बुक सामने रख लेंगे, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। लेजिस्लेचर्स का काम होता है वो स्टैट्यूट बनाते हैं। तो लेजिस्लेचर हमारे जैसे होते हैं, वो आपको पता ही है कि वो कैसी कानून साजी करते होंगे। उसमें बहुत सारी जगह पे एम्बिग्विटी रह जाती है, पेचीदगियाँ रह जाती हैं, क्लियर नहीं हो रहा होता कि यहाँ पे क्या मतलब बनता है और क्या बात हो रही है। तो उसको क्लियर करने के लिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होती हैं उनके पास इख्तियार होता है कि वो इंटरप्रिटेशन करें कानून की और उसे उस शक्ल में लेके आएँ जो यूज़फुल फॉर्म में बन जाए। पहला जो यहाँ पे आपने डेफिनेशन लिखनी होगी वो स्टैट्यूट की लिखेंगे। स्टैट्यूट की डेफिनेशन है कि जब गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर ब्रांच अपनी विल का इजहार करती है, लॉ बनाती है, तो इसे हम कहते हैं स्टैट्यूट। अ स्टैट्यूट इज़ अ विल ऑफ द लेजिस्लेचर। उनकी मर्ज़ी को, उनकी रजामंदी को कानून कहा जाता है। अब इसमें एम्बिग्विटी जहाँ आती है तो फिर उसको किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। पहला असूल है गोल्डन रूल। ऐसी प्रोविजन या ऐसा कोई सेक्शन या कोई ऐसा आर्टिकल जो एक से ज़्यादा मीनिंग देता हो, पूरा का पूरा फ़िक्रा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, that construction must be adopted which will give meaning and effect of the other provisions of the enactment rather than that which will give none. तो फिर हम ऐसी कंस्ट्रक्शन को कबूल करेंगे जो साबका प्रोविजन या प्रोविजन का इसी प्रोविजन के पिछले सेंटेंस के साथ हम आहंग हो, यानी उसके साथ मैच करता हो। ये ऐसा तो नहीं होगा कि लेजिस्लेचर ऐसा चाहते हो कि वो एक बात एक साइड पे करें और दूसरी बात दूसरी साइड की करें। वो एक बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है उसी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम उनकी पिछली बात को भी पूरा असर बनाने के लिए उनकी अगली बात का असर भी वैसा ही समझेंगे जैसा कि उनकी प्रीवियस स्टेटमेंट में हमने अंडरस्टैंड किया था। उसी अंडरस्टैंडिंग के तहत इसकी भी हम एक इंटरप्रिटेशन कर देंगे। दूसरा, टू सुप्रेस मिसचीफ एंड एडवांस रेमेडी, कि जहाँ पे हमें ख़राबी नज़र आएगी, मिसचीफ का मतलब होता है ख़राबी,
जहाँ हमें ख़राबी नज़र आएगी उस ख़राबी को हम दबा देंगे, उसे सुप्रेस कर देंगे, दबा देंगे, और एडवांस रेमेडी और उसको इस शक्ल में ढाल लेंगे कि वो रेमेडी प्रोवाइड करे, यानी फ़ायदा दे। उसके नुकसान को ख़त्म करके उसके फ़ायदे को सामने रख लेंगे। स्टैचूट शुड बी इंटरप्रेटेड इन सच अ वे एज़ टू एडवांस द रेमेडी एंड सुप्रेस द मिसचीफ। उसकी खराबियाँ दूर करके सिर्फ उसके फ़ायदे ही अपने पास रख लेंगे। Logical interpretation: if the words of the statute are ambiguous, that interpretation has to be performed which prevents the law from becoming absurd and dead letter. It is the duty of the court to take into consideration the object of the act and the needs of the society. जब वो ख़राबी की तरफ जा रही होगी उनकी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में हम ऐसा करेंगे, जब अगर प्लेन इंटरप्रिटेशन करते हैं, अल्फाज को सामने रखते हैं और उससे हमें मिलता है कि ये एक डेड लेटर है, यानी कोई फ़ायदा मंद चीज़ नहीं है, उससे मुआशरे को कोई फ़ायदा नहीं होना, तो फिर हम उसको इस तरीके से उसको कंसिडर करेंगे, उसकी एक नई लॉजिक निकाल लेंगे, नई मंतक निकाल लेंगे और उसको यूज़फुल फॉर्म में ले आएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि उनकी बनाए हुए कवानीन जो कि इंतहाई पेचीदा हैं, समझ से बालातर हैं, उनको ऐसी शक्ल में लेके आना जो किसी रीज़नेबल फॉर्म में आ जाए। इक्विटेबल इंटरप्रिटेशन: जहाँ पे एक वर्ड के दो मतलब हों या दो से ज़्यादा बनते हों, तो फिर हम उनकी ट्रू इंटेंशन देख लेंगे कि उनकी नीयत क्या है, वो क्या कानून साजी में क्या कहना चाहते थे, उसको सामने रख लेंगे। हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन के अंदर जब हमें ऐसा भी महसूस होने लगे कि उनकी इंटेंशन भी क्लियर ना हो, यानी इक्विटेबल इंटरप्रिटेशन में तो इंटेंशन क्लियर हो गई थी ना, अब यहाँ पे इंटेंशन भी क्लियर नहीं हो रही, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम जाएंगे हिस्ट्री में और उसके हिस्ट्री में जाके हम चेक करेंगे कि उस वक्त क्या सरकमस्टांसेस थे, कानून बनाते हुए जो सरकमस्टांसेस थे हम उन्हीं को सामने रख के कानून साजी करेंगे। इसी तरह फिर उसका जो मेथड नंबर 6 है वो है लुक इनटू स्कीम ऑफ द एक्ट। यानी गोल्डन रूल के तहत भी नहीं हो रहा, मिसचीफ ख़त्म करने के बाद भी वो बेहतर नहीं हुआ इंटरप्रिटेशन का सिलसिला। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन यानी हमने मंतक इस्तेमाल की कि एक डेड लेटर ना रहे और इसका कोई बेहतर मतलब निकल आए। इक्विटेबल इंटरप्रिटेशन यानी एक वर्ड के दो मीनिंग वाला असूल भी लागू ना हो सका कि उसमें से बेहतर वर्ड को हम सामने रख लें जो उनकी ट्रू इंटेंशन थी, जो उनकी नीयत थी, उसी नीयत के मुताबिक उसकी तशरीह करना, उससे भी ना बने। हिस्ट्री के मुताबिक भी कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि हिस्ट्री में क्या सरकमस्टांसेस थे, किस वक्त ये कानून साजी, जैसे हमारे पास ये दहशतगर्दी के हवाले से हुई थी कानून साजी, तो फिर उस कानून को पढ़ते हुए इंटरप्रिटेशन करते हुए हम फिर उसी वाक़ये को सामने रखेंगे। फिर लुक इनटू द स्कीम ऑफ द एक्ट, इसमें है कि एक्ट की स्कीम को देखेंगे कि वो किस तरफ जा रही है, स्कीम उसकी टोटल, यानी उसका अगले सेक्शन, पिछले सेक्शन, सियाक व सबाक को देखेंगे। It can be resolved with reference to the scheme of the act, and such construction should be adopted which facilitate the smooth working of the scheme. यानी एक्ट ऐसा नहीं होता जो कि आधा एक डायरेक्शन में हो, आधा दूसरी डायरेक्शन में हो, नहीं, एक ही डायरेक्शन में बना हुआ होता है, उसका एक ही पर्पस होता है। मेथड नंबर 7, टेकिंग इनटू अकाउंट सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। तशरीह करते हुए इनैक्टमेंट की उसकी एम्बिग्विटी ख़त्म करने के लिए उसके सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को भी देख लेंगे।
नंबर 8, बेनिफिट टू द एक्यूज्ड। अगर कोई सज़ा का कानून है जिसमें लिखा हुआ है 3 से 5 साल की सज़ा, तो फिर हम 3 साल पढ़ेंगे उसे, यानी एक्यूज के फ़ायदे के लिए को देखेंगे, उसकी फेवर में तशरीह करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ प्रिजम्पशन, कुछ चीज़ें हम कियास भी कर देंगे। इंटरप्रिटेशन करते हुए हम ये चीज़ें सामने रखेंगे। लेजिस्लेचर नो इंटेंडेड अनरीजनेबलनेस, कि वो कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो नामुनासिब हो, यानी हर उनकी नामुनासिब बात को मुनासिब कर देंगे हम। नो ऑल्ट्रेशन इन एग्जिस्टिंग लॉ, ये भी हम सोचेंगे कि नो ऑल्ट्रेशन इन एग्जिस्टिंग लॉ, कि हम ये भी देखेंगे कि वो ये नहीं चाहते लेजिस्लेचर के कोई ऐसा कानून बनाए जिससे मौजूदा कानून में तब्दीली वाक़ई हो जाए, यानी पहले वाले कवानीन बाकी रहेंगे, नया लॉ बनेगा। नो वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जज कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकता जिसका मकसद इंटरनेशनल लॉ को रोंदना हो, या उसके अल्ट्रा वायर के तौर पे उसकी स्टेटमेंट नहीं हो सकती, हम उसकी स्टेटमेंट का कोई और मतलब बना लेंगे।